हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। मौत के कुएं के भीतर चालक मोटरसाइकिल चलाते समय गिरता नहीं है, कारण बताइए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर मैं मुख्य अवधारणा की यहाँ पर बात करूँ तो सर्वप्रथम मैं बात करूँगा अभी केंद्र बल की। अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है, अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो उसके केंद्र की तरफ इस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए जो बल कार्य करता है, उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब ये जो बल कार्य कर रहा है इस वस्तु को इस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए, ये कौन सा बल कार्य कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल। अब जो इस वस्तु को इस चक्कर लगाने के पथ पर बाहर की ओर जो बल लग रहा है, वो कौन सा बल कार्य कर रहा है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कहाँ कार्य करता है? इस अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और अगर हम बात करें गति के तृतीय नियम से, तृतीय नियम से, तो तृतीय नियम की बात करें, कौन सा? न्यूटन के। तो तृतीय नियम की बात करें तो किसी भी क्रिया की, किसी भी क्रिया बल जो लगता है उसका उतना ही क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है या प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण में तो बराबर होते हैं, पर इनकी दिशा एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत होती है। अब एक और बल, अगर हम बात करें अभिलंब बल, अभिलंब बल के बारे में, तो कोई भी वस्तु किसी समतल पर है तो इस समतल पर इसके नीचे की तरफ तो भार बल कार्य करता है। ये जो बल है ये तो भार बल है, और इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं? अभिलंब बल कहते हैं। अब इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग करके चलिए हल देखते हैं। हल तो अब हमें दिया हुआ है कि मौत के कुएं की बात कर रहा है कि मौत के कुएं में कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, और मोटरसाइकिल चलाता है तो मोटरसाइकिल चलाते वक्त वो गिरता नहीं है। ऐसा क्यों? तो अब अगर हम यहाँ पर न्यूटन के गति के नियमों से अगर इस पर लगने वाले बल की बात करें, तो हम किससे? न्यूटन के गति के नियमों से बात कर रहे हैं, से बात करें। तो अगर नियमों से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो केंद्र की तरफ यहाँ पर कौन सा बल कार्य करना चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। ये कौन सा बल है? अभिकेंद्र बल। और इसकी विपरीत दिशा में क्या लगेगा? अपकेंद्र बल। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको क्या चाहिए होगा? कुछ ना कुछ वेग चाहिए होगा। और ये जो वेग है, इस वेग को हम कहेंगे कौन सा वेग होना चाहिए? ये क्रांतिक वेग से क्या होना चाहिए? ये वेग ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा? इस पर गति कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है? कुछ इस तरीके से, कुछ यहाँ पर ये सेटिस से कुछ उठा हुआ रहता है। तो उठा हुआ रहता है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस बिंदु को अगर मैं मोटरसाइकिल मान लूँ तो इस पर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा आर। तो ये जो अभिलंब बल है, यही अभिलंब बल इसे इस वृत्तीय पथ पर क्या करेगा? इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो अभिकेंद्र बल का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पर अभिलंब बल कार्य करता है। तो इस अभिलंब बल
उतना अभिलंब बल यहाँ पर, उतना अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर मिल जाता है जितना इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक है। और इसके जो वेग होता है, अगर वो क्रांतिक वेग से अधिक होता है तभी ये इस वृत्तीय पथ पर क्या कर पाएगा, गति कर पाएगा। ना तो अगर क्रांतिक वेग से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्रांतिक वेग होता क्या है, एक ऐसा वेग जब कोई भी वस्तु, ऐसा वेग जब अगर वहां पर इस क्रांतिक वेग क्या होता है कि क्रांतिक वेग से अगर कम हो जाएगा, क्रांतिक वेग वैसे देखा जाए तो द्रव में भी होता है। तो क्रांतिक वेग से अगर कम वेग होता है तो वहां पर जो पथ होता है वो क्या होता है, रेखीय होता है। और अगर क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो वहां पर जो पथ होता है वो क्या होता है, प्रक्षुब्ध होता है। प्रक्षुब्ध का मतलब है, का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कोई कि एक कर्ण के बाद दूसरा कर्ण भी उसी पथ को उतने ही वेग से क्या कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है, तो वो जो पथ होगा वो प्रभुत्व पथ होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा कि वहां पर उतना अभिलंब बल प्राप्त हो रहा है जितना उसे जरूरी है। वही अभिलंब बल उसे अपकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है और उसका वेग क्रांतिक वेग से अधिक है। तो यही यहाँ पर कारण होगा इस प्रश्न का। तो यही इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।